जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह करंट अफेयर्स की बेहद ही लेटेस्ट जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एक बार फिर से हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। साथियों, सारी की सारी जानकारी चूंकि बेहद ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, तो ऐसी जानकारी को दोस्तों पेन और डायरी लेकर आप बैठिए, जरूर से जरूर नोट कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए। साथ ही साथ वीडियो के अंत में जो सवाल आपसे पूछा जाता है उसका भी जवाब साथियों जरूर दिया कीजिए। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन सी जानकारी आप लोगों को यहाँ से उपलब्ध होने वाली है। तो दोस्तों, आज की जो सबसे पहली जानकारी है वह है साथियों इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 को लेकर। अब दोस्तों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, तो दोस्तों ये किस प्रकार का रिपोर्ट है, तो साथियों इसके बारे में आपको बता दूं कि दरअसल दोस्तों इसका चौथा संस्करण, मतलब इस रिपोर्ट का चौथा संस्करण जो है ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा पेश किया गया, टाटा ट्रस्ट के द्वारा दोस्तों प्रस्तुत किया गया। अब ये किस प्रकार का रिपोर्ट है, क्या है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जरा इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पे पहला बिंदु होगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि टाटा ट्रस्ट के द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का चौथा संस्करण, ठीक है, का चौथा संस्करण प्रस्तुत किया गया। अब दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है दोस्तों दरअसल भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसके 4 महत्वपूर्ण स्तंभों का एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ये भारत की न्याय व्यवस्था के या न्यायिक व्यवस्था के कौन कौन से ऐसे 4 स्तंभ है जिसका मूल्यांकन इस रिपोर्ट के माध्यम से किया गया। तो आइए अब इस बारे में हम लोग थोड़ी इसमें बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले आप जानेंगे कि यह रिपोर्ट भारत की न्याय व्यवस्था के चार स्तंभों का मूल्यांकन करती है। 4 स्तंभों का मूल्यांकन करती है। अब ये 4 स्तंभ दोस्तों कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों पुलिस, दूसरे नंबर पे साथियों न्यायालय, तीसरे नंबर पे दोस्तों जेल और 4th नंबर पे साथियों हम लोग बात करेंगे विधिक सहायता की, ठीक है, विधिक सहायता। तो आइए दोस्तों फिर से समझिए इसको हम लोग। तो दरअसल यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है जिसको कि टाटा ट्रस्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसका चौथा संस्करण पेश किया गया, मैंने आपको बताया और मैंने ये जानकारी यहाँ पर बिल्कुल नोट कर दिया दोस्तों। यह रिपोर्ट भारत की न्याय व्यवस्था के 4 स्तंभों का मूल्यांकन करती है। और भारत की न्याय व्यवस्था के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पुलिस, न्यायालय, जेल और विधिक सहायता, ठीक है। तो इसका मूल्यांकन दोस्तों ये रिपोर्ट करती है। तो ये मुख्य रूप से जानकारी है। तो दोस्तों इसका कौन सा संस्करण प्रस्तुत किया गया, इसका चौथा संस्करण प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा, टाटा ट्रस्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब दोस्तों इस रिपोर्ट के आधार पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात या एक बहुत ही कह सकते हैं एक इंटरेस्टिंग जो पॉइंट एक नज़र आता है वो क्या है दोस्तों कि इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत का जो पूरे देश का जो पुलिस बल है, ठीक है ना, मतलब पूरे देश की हम लोग बात करें, किसी एक राज्य की हम लोग बात नहीं कर रहे दोस्तों। भारत में जितने भी पुलिस बल है उन सभी पुलिस बलों में दोस्तों इस रिपोर्ट के आधार पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अनुपातिक दृष्टिकोण से बेहद ही कम है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम लोग पुलिस के वरीय पदाधिकारियों की बात करें, वरिष्ठ पदाधिकारियों की बात करें, तो वरिष्ठ पदाधिकारियों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या जो है दोस्तों वो 1000 से भी कम है। तो ये पूरे देश के स्तर पर ये बात जो है इस रिपोर्ट के आधार पर सामने आई है। तो याद रखेंगे दोस्तों, टाटा ट्रस्ट के द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का चौथा संस्करण प्रस्तुत किया गया और ये मुख्य रूप से क्या है, भारत की न्याय व्यवस्था के 4 स्तंभों का मूल्यांकन करती है। तो आइए साथियों आगे बढ़ें और यहाँ से अगली जानकारी है, पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल बनी अनुराधा गर्ग। अब साथियों यहाँ पर किनका नाम है, अनुराधा गर्ग का नाम आ रहा है, ठीक है ना। अब दोस्तों कौन सी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, तो दोस्तों ये पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल बन गई है, ठीक है। अब दोस्तों ये मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था, चीन में। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। पहली जानकारी, आयोजन स्थल कौन सा है, चीन है। आयोजन कहाँ हुआ था, चीन में। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये जो अनुराधा गर्ग है इनका संबंध कहाँ से है,
तो दोस्तों अनुराधा गर्ग जो है ये गुरुग्राम की रहने वाली है, ठीक है, गुरुग्राम की रहने वाली है। और दोस्तों ये पिछले 15 वर्षों से एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों एक मॉडल के रूप में भी ये लगातार कार्य करती आई है। और अभी हाल के दिनों में ही चीन में जो आयोजित किया गया मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल, ठीक है, तो इसमें इन्होंने दोस्तों इस खिताब को अपने नाम किया है। साथ ही साथ दोस्तों 2024 में जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, यहाँ पर हम लोग बात किसी करेंगे मिसेज ग्लोब इंडिया, ठीक है, तो मिसेज इंडिया ग्लोब प्रतियोगिता जो कि 2024 में आयोजित की गई थी, तो मिसेज इंडिया ग्लोब 2024 की भी विजेता अनुराधा गर्ग रह चुकी है। और अभी इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है कि ये पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का भी खिताब इन्होंने अपने नाम किया। तो आइए साथियों अब आगे बढ़े और अब अगली जानकारी दोस्तों निवेशक दीदी पहल को लेकर। अब दोस्तों निवेशक दीदी पहल, तो ये साथियों कौन सा प्रोग्राम है, क्या है, जरा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों निवेशक दीदी पहल दरअसल निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, ये पहला पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा साथियों, ये किस प्रकार का पहल है, अभी सारी बातें आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। तो साथियों सबसे पहले निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, संरक्षण निधि प्राधिकरण और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने मिलकर ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु इस पहल की शुरुआत की है, ठीक है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लेंगे दोस्तों। इस पहल की शुरुआत की है, तो ये साथियों पहला पॉइंट है। आइए हम लोग बात करें इसके दूसरे पॉइंट के बारे में, ठीक है दोस्तों। इसके दूसरे पॉइंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि दोस्तों दरअसल इस पहल के तहत महिला डाक कर्मियों और सामुदायिक नेताओं को वित्तीय प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दरअसल निवेशक दीदी पहल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले साथियों निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने मिलकर ग्रामीण महिलाओं के लिए, दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे ग्रामीण महिला या फिर कह सकते हैं कि अर्ध शहरी महिला, ठीक है ना, के लिए दोस्तों वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु इस पहल की शुरुआत की है। मतलब देखा जाए तो दोस्तों ये किस प्रकार का कार्यक्रम है, तो एक प्रकार से दोस्तों ये एक वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है, जिसमें दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो जितनी भी ऐसी महिलाएं होती है जो ग्रामीण स्तर से जुड़ी हुई है, ऐसे लोगों को दी जाती है। अब दोस्तों इस पहल के तहत महिला डाक कर्मियों, ठीक है, यहाँ पे विशेष रूप से बिल्कुल यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया जा रहा है, इस पहल के तहत महिला डाक कर्मियों और सामुदायिक नेताओं को वित्तीय प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों निवेशक दीदी पहल की जानकारी आप लोगों ने यहाँ से प्राप्त की है। अब आइए हम लोग अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं साथियों, और अगली जानकारी है कुरियन जोसेफ समिति को लेकर। अब दोस्तों कुरियन जोसेफ समिति ये कहाँ से संबंध रखता है साथियों तो दोस्तों ये संबंध रखता है तमिलनाडु से, याद रखेंगे
ये दोस्तों संबंध रखता है तमिलनाडु से। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ साथियों। सबसे पहले आप जानेंगे तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, दोस्तों नाम क्या है इनका, कुरियन जोसेफ, ठीक है, कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में, कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, ठीक है, एक समिति का गठन किया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य बात है आप ये समझेंगे कि दरअसल तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है सीएम, उनका नाम क्या है, एम.के. स्टालिन, ठीक है ना, एम.के. स्टालिन। अब दोस्तों ये कौन है, तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। अब दोस्तों इनका केंद्र सरकार पर कुछ आरोप है। तो इनका केंद्र सरकार पर क्या आरोप है, तो सीएम एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकारों को लेकर, ठीक है, राज्यों के अधिकार के मामले में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है, ठीक है, हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। अब दोस्तों यहाँ पे जरा समझते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले तो तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, तो एक कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया है दोस्तों। अब ये कुरियन जोसेफ समिति क्या है, तो साथियों कुरियन जोसेफ दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के न्यायाधीश रह चुके हैं और तमिलनाडु सरकार ने कुरियन जोसेफ जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, इनकी अध्यक्षता में कुरियन जोसेफ समिति का दोस्तों गठन किया है। अब दोस्तों दरअसल क्या है कि इसका गठन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना, मतलब कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच का जो संबंध होता है, ठीक है ना, उसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ पर कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया गया है। दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, ठीक है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो मुख्य रूप से अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध जो है केंद्र और राज्यों के बीच होता है। तो ऐसे संबंधों की समीक्षा के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया है। अब दोस्तों तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है दोस्तों एम.के. स्टालिन। दोस्तों उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकार के मामले में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है और इसी बात की समीक्षा के लिए दोस्तों कुरियन जोसेफ समिति का गठन जो है यहाँ तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया। तो साथियों आगामी किसी भी एग्जाम्स के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस सरकार के द्वारा या किस राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा के लिए हाल के दिनों में एक समिति का गठन किया गया या फिर उस समिति का नाम क्या है। तो इस तरीके से साथियों नाम को आपको याद रखना है, कुरियन जोसेफ समिति। जबकि अगर राज्य की बात हो जाएगी तो राज्य की बात में आप आंसर क्या करेंगे दोस्तों, तमिलनाडु आंसर करेंगे। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब अगली जानकारी कौन सी है। तो साथियों अब अगली जानकारी है, गैबोन के नए राष्ट्रपति होंगे सैन्य नेता। अब दोस्तों गैबोन, ठीक है ना, एक कंट्री है। अब यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन होंगे, तो एक सैन्य नेता है, ठीक है, मिलिट्री लीडर है। अब उनको दोस्तों गैबोन का नया राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो साथियों सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं, इनका पूरा नाम हम लोग जानते हैं। दोस्तों इनका पूरा नाम होगा जनरल ब्राइस ओलीगी, जनरल ब्राइस ओलीगी नगुवेमा, ठीक है, ये इनका दोस्तों पूरा नाम है। अब दोस्तों गैबोन में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इस चुनाव में दोस्तों जनरल ब्राइस ओलीगी नगुवेमा ने 90% से, ठीक है, ने राष्ट्रपति के चुनाव में 90% से अधिक मत प्राप्त किए, ठीक है,
90% से मतलब बिल्कुल देखा जाए तो एक तरफा जीत है दोस्तों। 90% से अधिक मत प्राप्त किए। चलिए ठीक है। और दोस्तों जब ये चुनाव जीत गए हैं तो जाहिर सी बात है वो वहाँ के राष्ट्रपति होंगे। तो दोस्तों गैबोन के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? तो दरअसल ये दोस्तों एक सैन्य नेता है। तो इनके बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नगुएमा इससे पहले रिपब्लिकन गार्ड के प्रमुख थे, ठीक है ना दोस्तों। गैबोन का जो सैन्य संगठन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? रिपब्लिकन गार्ड। तो यहाँ पे आप दोस्तों लिखेंगे नगुएमा, नगुएमा गैबोन के रिपब्लिकन गार्ड, रिपब्लिकन गार्ड के प्रमुख रह चुके हैं। रिपब्लिकन गार्ड के प्रमुख रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग। ऐसा है कि गैबोन के नए राष्ट्रपति अब किनको बनाया जाएगा? तो सैन्य नेता वहाँ के रहे हैं, अर्थात जो नगुएमा है, ठीक है, वो एक गैबोन के रिपब्लिकन गार्ड के दोस्तों प्रमुख रह चुके हैं। इस प्रकार सबसे पहले क्या है, तो ये एक सैन्य नेता है। और अभी दोस्तों जो वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया, तो इस चुनाव में दोस्तों इन्होंने 90% से अधिक मत प्राप्त किए हैं। और इनका पूरा नाम क्या है? तो जनरल ब्राइस ओलिगी नगुएमा। और ये क्या होंगे दोस्तों? अब ये गैबोन के नए राष्ट्रपति के रूप में जाने जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं। दोस्तों अगली जानकारी है, भारत में दुनिया की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित की गई। अब दोस्तों भारत में दुनिया की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित की गई। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो एक संगठन होता है वाडा, ठीक है, याद रखेंगे वाडा। अब ये क्या है दोस्तों वाडा? तो इसके बारे में आपको बता दूं साथियों कि ये जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, अर्थात अगर इसे हम लोग हिंदी में कहें तो ये क्या होगा दोस्तों? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी, ठीक है, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी जानकारी हम लेते हैं। यहाँ पे आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, भारत है ना विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी से, ठीक है, मान्यता प्राप्त एथलीट, मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई, एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला विश्व का 17वां देश बन गया है, ठीक है, विश्व का 17वां देश बन गया है। अब दोस्तों ये जो इकाई की हम लोग बात कर रहे हैं, किस चीज़ की? यहाँ पर हम लोग बात करें दोस्तों एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई। अब दोस्तों यह कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों यह इकाई नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला में स्थापित किया गया, प्रयोगशाला में स्थापित किया गया। आइए दोस्तों जरा इसे समझते हैं। साथ ही यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त भारत में दुनिया की 17वीं
एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई जो है उसकी स्थापना की गई है। अब दोस्तों स्थापना कहाँ किया गया है दोस्तों, यह इकाई नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला में स्थापित किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर डोपिंग की बात हो रही है तो साथियों ये पता होगा आपको कि ये खेल से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत सारे ऐसे एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जो कि दोस्तों किसी प्रतियोगिता से पहले नशीली दवाओं का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए ऐसे दोस्तों वर्जित जो दवाइयाँ होती है जिसे कि बिल्कुल एक प्रकार से मना किया गया है, ऐसे प्रोहिबिटेड कुछ मेडिसिन है, ऐसे मेडिसिन का लोग प्रयोग कर लेते हैं ताकि उनका प्रदर्शन खेलों में अच्छा हो सके। तो दोस्तों ऐसे क्या है, इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए दोस्तों 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई जो है वह स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला में साथियों इसकी स्थापना की गई है। अब साथियों यहाँ पे कुछ और भी जानकारी है। दरअसल सबसे पहले हमने लिखा है वाडा। अब ये वाडा क्या है दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। दोस्तों भारत विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला विश्व का दोस्तों 17वां देश बन गया है। अब दोस्तों विश्व का 17वां देश भारत बन गया है, तो दोस्तों भारत जितने भी देशों ने अब तक इस प्रकार का इकाई स्थापित किया है, तो दोस्तों ऐसे देशों में जर्मनी है, चीन है, अमेरिका है, और ऐसे देशों के बाद दोस्तों भारत की भी जो नाम है इस सूची में अब शामिल कर ली गई है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भारत के लिए खेल जगत से जुड़े मामलों में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे देखा जाएगा। दोस्तों पिछले दिनों भारत के खेल मंत्री, ठीक है, पिछले दिनों भारत के खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया के द्वारा इस इकाई का उद्घाटन साथियों नई दिल्ली में किया गया। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी लेते हैं। दोस्तों अगली जानकारी है नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ बांग्लादेश। अब दोस्तों नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ बांग्लादेश। दोस्तों सबसे पहले तो अमेरिका की एजेंसी है नासा, ठीक है। अब ये अमेरिकी एजेंसी है नासा दोस्तों, इसके द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है आर्टेमिस मिशन। ये किस प्रकार का मिशन है दोस्तों, तो ये चंद्रमा को लेकर अनुसंधान कर रहा है, खोज कर रहा है, चंद्रमा में मानव बस्ती बसाने का ये प्रयास कर रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों नासा के द्वारा जो आर्टेमिस मिशन चलाया जा रहा है, इस मिशन में दोस्तों अभी क्या हुआ कि बांग्लादेश भी शामिल हो गया, ठीक है ना। और बांग्लादेश ने एक समझौते पर क्या किया है दोस्तों, हस्ताक्षर किया है। और साथ में यहाँ पर आपको बता दूं कि बांग्लादेश जो है ना ऐसा करने वाला दोस्तों दक्षिण एशिया का दूसरा देश बन गया, ठीक है। दक्षिण एशिया का यह दोस्तों दूसरा देश बन गया है जो आर्टेमिस मिशन में शामिल हुआ या आर्टेमिस समझौते में हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों ये दक्षिण एशिया का दूसरा देश कौन बन गया, तो बांग्लादेश बन गया, ठीक है। दक्षिण एशिया का दूसरा देश कौन बन गया, बांग्लादेश बन गया। तो साथियों पहला देश कौन है, तो पहला देश दोस्तों भारत है, याद रख लेंगे। पहला देश कौन सा है, भारत है, यानी दक्षिण एशिया का पहला देश जो आर्टेमिस मिशन में अमेरिका के साथ शामिल हुआ है, नासा में शामिल हुआ है दोस्तों, ये कौन है, तो भारत है। जबकि बांग्लादेश दोस्तों अभी क्या है, इसमें शामिल होने का काम किया। और अब तक दोस्तों ऐसे 54 देश, याद रख लेंगे, अब तक ऐसे टोटल 54 देश, ठीक है, इस समझौते में शामिल हो चुके हैं, इस मिशन में शामिल हो चुके हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों आर्टेमिस समझौता ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये नासा के द्वारा चलाया जा रहा है। किस प्रकार का ये मिशन है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया चंद्रमा पर अनुसंधान करना, खोज करना और चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाना और इसके अतिरिक्त अन्य अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर के ये जो मिशन है ये अभी चल रहा है, किसके द्वारा, नासा के द्वारा, जिसमें दक्षिण एशिया का दूसरा देश बांग्लादेश बन गया है इसमें शामिल होकर इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद। और भारत दोस्तों ठीक है इसमें 2023 में शामिल होने का कार्य किया था। और भारत साथियों इसमें क्या है, पहला देश दक्षिण एशिया के रूप में ये जाना जाता है। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी। दोस्तों अगली जानकारी है विश्व विरासत दिवस को लेकर। अब दोस्तों विश्व विरासत दिवस ये कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात हो रही है ना। तो वर्ल्ड हेरिटेज दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल की तारीख को मनाया जाता है। अब दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में चलिए कुछ जानते हैं। तो दोस्तों विश्व विरासत दिवस जो है ना, इसे आधिकारिक रूप से स्मारकों और स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कर लेंगे दोस्तों। इसे आधिकारिक रूप से स्मारकों और स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों और भी इसमें कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं साथियों। सबसे पहले इस दिवस की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत 1982 से हुई थी, ठीक है, 1982 से हुई थी।
1982 से इसकी शुरुआत हुई थी, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1982 से इसकी यानी इस दिवस की शुरुआत हुई थी। और साथियों 1983 में 1983 में दोस्तों 1983 में यूनेस्को के द्वारा इसे मान्यता प्रदान किया गया। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा मान्यता दिया गया। अब दोस्तों इस बार 2025 का थीम क्या था? ठीक है, तो साथियों 2025 का थीम, बहुत बार ऐसे दिवस को लेकर दोस्तों थीम के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों इस बार का थीम था आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत। आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत। खतरे में पड़ी विरासत। दोस्तों ये इस बार का अपना थीम था, इसे आप लोग याद रख लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे। ऐसा है कि विश्व विरासत दिवस ये प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल की तारीख को मनाया जाता है। पहली जानकारी तो आप लोगों को दोस्तों इसे जरूर याद रख लेना है। विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? कभी भी एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों, आंसर आप क्या याद करेंगे? 18 अप्रैल। तो एक महत्वपूर्ण डेट है, जरूर से जरूर इसे नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए, आगे आने वाले किसी एग्जाम्स में आपके लिए काम आ सकता है। अब दोस्तों इसे आधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले स्मारकों और स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसको कहा जाता है। दोस्तों इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो साथियों इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 1982 से हुई थी, जबकि दोस्तों यूनेस्को के द्वारा इसे 1983 में मान्यता दिया गया। और 2025 का थीम दोस्तों क्या है? तो साथियों 2025 का थीम है आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत। याद रखेंगे, आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत। साथियों ये इस वर्ष का अपना थीम है। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग अगली जानकारी देखते हैं। दोस्तों अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्विज का सेक्शन। पहला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, जी हाँ याद रखेंगे, अभी हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 का कौन सा संस्करण जारी किया गया? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है टाटा ट्रस्ट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और कौन सा संस्करण? तो चौथा संस्करण, मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिया जाए। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल महिला कौन बनी है? अब दोस्तों अभी हाल ही में भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल महिला कौन बनी है? साथियों मैंने अभी पूरी तरह से आपको जानकारी दी है, गुरुग्राम से संबंध रखने वाली है, चीन में यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और अनुराधा गर्ग जो है इस प्रतियोगिता की विनर है, इस प्रतियोगिता की विजेता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, निवेशक दीदी पहल कार्यक्रम सर्वप्रथम कब लॉन्च किया गया था? अब दोस्तों निवेशक दीदी पहल कार्यक्रम सर्वप्रथम कब लॉन्च किया गया था? चलिए अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए और जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई थी इस संबंध में, वहाँ पर इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों निवेशक दीदी पहल कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था साथियों 2023 में, मतलब ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया है, विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल की तारीख को साथियों मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु कुरियन जोसेफ समिति गठित की है? अब दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु कुरियन जोसेफ समिति गठित की है? दोस्तों कुरियन जोसेफ के बारे में होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, और केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा को लेकर के एक कमेटी का गठन किया गया, एक समिति बनाई गई है। कौन से सरकार के द्वारा? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। मतलब यहाँ से ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ा जाए और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में जनरल ब्राइस ओलिगी नगुएमा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? दोस्तों नाम जरूर याद रखेंगे, जनरल ब्राइस ओलिगी नगुएमा को, ठीक है, किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए गैबोन। और दोस्तों ये जो नगुएमा है ये गैबोन के सैन्य लीडर थे और अभी इन्हें हाल ही में जो राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ पर संपन्न कराया गया उसमें दोस्तों इन्होंने 90%, ठीक है, 90% से ज़्यादा मत प्राप्त करके विजेता बने हैं ये, और वहाँ पे अभी अब ये राष्ट्रपति के नाम से जाने जाएंगे, राष्ट्रपति के रूप से अब ये जाने जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न लिया जाए। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कौन सा देश यूएसए की राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन अर्थात नासा के आर्टेमिस समझौते में 54वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? अब दोस्तों यूएसए
की जो एजेंसी है नासा, ठीक है, तो इसके द्वारा जो आर्टेमिस समझौता या आर्टेमिस मिशन जो चलाया जा रहा है, तो साथियों इसमें बांग्लादेश शामिल हुआ है। और अभी अभी मैंने आपको इसकी जानकारी दी, मतलब इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी अर्थात वाडा से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला विश्व का 17वां देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का 17वां देश कौन सा बना है साथियों? तो याद रखेंगे विश्व का 17वां देश कौन है दोस्तों? तो भारत है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर प्रत्येक दिन की तरह देना होता है। साथियों जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ किस प्रकार के प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं, आप जरूर से जरूर ऐसे प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में आकर के दिया कीजिए। आपके जवाब देने से जरूर ही हम लोगों का हौसला अफजाई होता है, हम और भी अच्छा करने को प्रेरित होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके करंट अफेयर्स की जो जानकारी है वो और भी अच्छी हो जाती है, और भी दुरुस्त हो जाती है, और निश्चित तौर पे ऐसे प्रश्न जो है आगामी एग्जाम्स में आपके लिए काम भी आते हैं। तो साथियों प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किस टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है? दोस्तों अभी ये 2-3 दिन पहले का ही मामला है, ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर जरूर पता करना चाहिए। साथियों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, कल किसी कारणवश वीडियो में नहीं दे पाया आपको, लेकिन दोस्तों आप इसका उत्तर जरूर कहीं ना कहीं से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किस टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है? साथियों यहाँ पर पहला ऑप्शन है हॉकी हरियाणा, ऑप्शन बी हॉकी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हॉकी पंजाब, एंड ऑप्शन डी हॉकी राजस्थान। साथियों क्या लगता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आकर अपना जवाब जरूर दीजिए, मुझे आपके जवाब की बेसब्री से प्रतीक्षा होती है। दोस्तों आप सभी अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से लगातार जारी रखिए, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा चुनौतियों से बेहद ना घबराएं। मैं आपको पहले अनेक बार कह चुका हूं, क्योंकि संघर्षों से जो डर जाता है निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं दोस्तों प्रतियोगिता की दौड़ में भी पिछड़ जाता है। तो दोस्तों संघर्षों से घबराना नहीं है, और लगातार एक टक बिल्कुल जैसे मछली की आंख पे जो ध्यान केंद्रित करके कह सकते हैं कि जो तीर का निशाना लगाया गया था ना महाभारत में, वही मछली की आंख की तरह अपने लक्ष्य को भी आप देखते रहिए। निस्संदेह दोस्तों आने वाले दिनों में आपकी यही एकाग्रता, आपका यही अथक प्रयास जो है आपको एक बड़ी सफलता दिलाएगा। तो दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से ऐसी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।